ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सीइंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जुलाई 2012 लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली थी ये उनके लिए है, ठीक है, भाषा 1। अब यहाँ पे सबसे पहले गद्यांश है जिसको आपको पढ़ना है और फिर आंसर हमें करना है। इस तरह की मुफ्त प्रेस गरीब और कम आमदनी वाले तबकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। बेसिकली यहाँ प्रेस को लेके फोकस्ड किया गया है कि जो मुफ्त प्रेस होती है, मतलब जो फ्री मीडिया होती है, वो गरीब और कम आमदनी वाले तबके के लिए यूजफुल हो सकती है। ये समुदाय विशाल मुद्रित माध्यम से कमोबेश बाहरी हैं। ये जो कम्युनिटी होती है, जो लोग इतना पैसा कमाते हैं, उनसे ये बाहर ही रहती है। ये इतने बड़े और संपन्न भी नहीं है कि स्वयं अपनी व्यावसायिक प्रेस चला सके। इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो खुद की प्रेस को रन कर सके। लिहाजा उनके पास कोई आवाज़ नहीं है जिससे वे एक दूसरे से या बाहरी दुनिया से बात कर सकें। उनके पास कोई मीडियम नहीं है बात करने का जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ या बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर सकें। इसके चलते वे अलग थलग, विखंडित और राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। आप हमेशा देखिएगा जो गरीब तबके का लोग होगा वो हमेशा अलग रहेगा। उनको कभी भी राजनीतिक रूप से इन्वॉल्व नहीं किया जाता, वो हमेशा अलग थलग रहते हैं। इसके अलावा इन समुदाय के लोगों की कई बार शिकायत रहती है, और वो सही भी करते हैं, कि स्कूल में उनके बच्चों को ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं जिसमें मध्यम वर्गीय, एंग्लो सैक्सन, उपनगरीय जीवन और संस्कृति की बातें होती हैं, जिससे उनके बच्चे बिल्कुल ही नावाकिफ होते हैं। इन बच्चों को ऐसे पाठ स्कूल में पढ़ा दिए जाते हैं जो उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से बिल्कुल ही इर्रिलेवेंट होते हैं। यदि इस तरह की मुफ्त प्रेस उपलब्ध हो तो ये लोग अपने बच्चों के साथ इन स्कूलों के लिए कई ऐसे पाठ लिख सकते हैं जो उनके बच्चों को रोचक, सार्थक और उपयोगी लगेंगे। अब अगर इनके पास ऐसा प्रेस मीडिया होता जहाँ पे ये अपने बच्चों के लिए ऐसे पाठ लिख पाते जो रोचक हों, सार्थक हों और उपयोगी हों, या शायद वे स्कूल से बाहर इस्तेमाल के लिए ऐसी किताबें बना सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में ये पाठ बहुत अच्छे नहीं होंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो लोग नए नए मीडिया में आएंगे। यदि ऐसा हुआ तो लोग इनका उपयोग करना बंद कर देंगे और इनके लेखकों को बता देंगे कि इनमें क्या गड़बड़ थी और इन्हें ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए क्या परिवर्तन करने होंगे। एक बार यह विचार लोगों की पकड़ में आ जाए कि कोई भी व्यक्ति अन्य लोगों के पढ़ने के लिए अपने विचार लिख सकता है, हर इंसान अपने विचार को एक्सप्रेस कर सकता है, तो इससे आधुनिक समाज में भारी बदलाव आ सकता है। हम बहुत सारे ऑथर हैं जिनकी बुक्स को पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे पढ़ने के लिए ही उन बुक्स को पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिक समाज में बदलाव कब आ सकता है? जब लोग खूब पढ़ाई करेंगे, लोग समाचार पत्र पढ़ेंगे, एक दूसरे के विचारों से अवगत होने के लिए लिखेंगे, पढ़ेंगे, अपने विचारों को पाठ्य पुस्तक की संस्कृति से अलग रखेंगे। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ना तो इसका ये होगा कि खूब पढ़ाई करने से लोग समाज में बदलाव आएगा, ना ही समाचार पत्र पढ़ने से समाज में बदलाव आएगा, बल्कि जब लोग एक दूसरे के विचारों से अवेयर होंगे और एक दूसरे को पढ़ने लिखने के लिए वो क्या करेंगे, बुक्स पब्लिश करेंगे। जब आप विचारों को संस्कृति से ही अलग रख दोगे तो वैसे ही गलत हो गया। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समुदाय के लोगों की शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ये तो पैसेज में कहीं आया ही नहीं। बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन इर्रिलेवेंट। बच्चे उपनगरीय बातें ही पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे स्कूल में जो पाठ पढ़ते हैं वो उनके परिवेश से जुड़े हुए नहीं होते, और यही हमने देखा था कि वो शिकायत करते हैं कि बच्चों को ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं जिनसे वो बिल्कुल नावाकिफ होते हैं। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। गद्यांश में किन बच्चों की बात की गई है? मध्यम वर्गीय, एंग्लो सैक्सन, निर्धन और हाशिए समुदाय के और उपनगरीय बच्चे। जो गद्यांश है उसमें निर्धन और हाशिए समुदाय वाले बच्चों के बारे में बात की गई है। पूरा पैसेज है ही इसी पे फोकस्ड कि एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है जो पैसे में स्ट्रांग नहीं है और जो गरीब है, उस तबके को हर चीज में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। गद्यांश में किस प्रेस की बात की गई है? प्रिंटिंग प्रेस, इस्त्री करने वाली प्रेस, कॉन्फ्रेंस वाली प्रेस, कम लागत वाली प्रेस। तो जो गद्यांश है उसमें प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात की गई है कि अगर प्रिंटिंग प्रेस ऐसी हो जो कम लागत में इनके लिए काम कर दे। अब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी करेक्ट हो सकता है और कम लागत वाली प्रेस भी करेक्ट हो सकता है। तो आप ऑप्शन 1 और 4 दोनों को ही आप अपने दिमाग में रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुफ्त प्रेस की भी बात की गई है लेकिन कम लागत वाली प्रेस की बात नहीं हुई है। इट्स टोटली फोकस्ड ऑन मुफ्त प्रेस। और प्रेस कौन सी है? ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे बुक्स वगैरह जो हैं वो पब्लिश हो सके। तो पहला ऑप्शन जो है उसको प्रायोरिटी पे रखिएगा। बच्चों की किताब के पाठ कैसे होने चाहिए? जो सरल हो नहीं,
जो सार्थक, रोचक और उपयोगी हों, और यही हमने पैसेज में देखा था। नई जानकारी वाले हों, नहीं। उपनगरीय संस्कृति पर आधारित हो, नहीं। बच्चे से रिलीवेंट हो, बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे और बच्चा उनको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट इज शिक्षा का किससे जुड़ाव जरूरी है? पाठ्य पुस्तक से, निर्धन समुदाय से, मुफ्त प्रेस उपलब्ध करवाने से और दैनिक जीवन से। हम जो भी एजुकेशन लाइफ में लेते हैं ना, उसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होना जरूरी होता है। आप जो भी एजुकेशन गेन कर रहे हैं वो जब तक आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट नहीं करेगी, द होल एजुकेशन इज वेस्ट। उपयोगी का विलोम शब्द होता है, ऑब्वियसली उपयोगी का क्या हो जाएगा? अनुपयोगी। ऑप्शन नंबर 3। सार्थक का क्या होता है? निरर्थक। सही का क्या होता है? गलत। नुकसानदेह, लाभदेह। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ना वाकिफ का समानार्थी शब्द होता है। ना वाकिफ मतलब किसी भी चीज से अपरिचित। जानकार मतलब वाकिफ। जब आप किसी चीज से वाकिफ होते हैं तो वो होता है जानकार। काफी, हम काफी इस चीज से वाकिफ हैं, मतलब हमें काफी नॉलेज है। अपर्याप्त, तो इसका अपोजिट क्या होता है? पर्याप्त। ठीक है, जो चीज एक रिक्वायर्ड अमाउंट में हो और एक चीज जो पर्याप्त ही ना हो। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सॉरी, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। व्यावसायिक में क्या हो जाएगा? व्यवसाय प्लस एक, तो ये क्या बन जाएगा? व्यावसायिक। राजनीतिक में क्या हो जाएगा? राजनीति प्लस एक, तो ये क्या बन जाएगा? राजनीतिक। सार्थक, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। सांस्कृतिक, संस्कृति प्लस एक। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। और जहां भी किसी भी शब्द के अंत में एक प्रत्यय जुड़ता है तो आगे वाला जो लेटर होता है उसमें क्या होता है? आ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कविता की पंक्तियां पढ़कर आपको सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। जिसे कुछ भी समझ वह और की, राह में कांटा कभी नहीं बोता। जिसे कुछ भी समझ होती है ना, वो किसी और की राह में कभी भी कांटा नहीं बोएगा। पर किसी से बेसबब उपरा चढ़ी, लेकिन आप किसी से जबरदस्ती चढ़ जाएं, आंख पर चढ़ना भला नहीं होता। जब आप किसी से जबरदस्ती गुस्सा कर रहे हैं, खिज रहे हैं, तो वो क्या है? कभी भी भला नहीं होता है। भले वे ही भलाई के लिए, चाहे वो भलाई के लिए ही आप गुस्सा कर रहे हैं। रात दिन जिनकी कमर होवे कसी, जो दिन रात मेहनत करते हैं। प्यार का जी में पड़ा डेरा रहे, चाहे भले से दिल में वो कितना भी प्यार छुपा के रखें। आंख में सूरत रहे हित की बसी, जो आंख है उसमें हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सूरत बसी हुई रहती है। अब यहाँ पे पूछा है कि किस तरह के व्यक्ति दूसरों के काम में बाधा नहीं डालते। हमने पहली लाइन पढ़ी थी, जिनको थोड़ी बहुत भी समझ होती है वो कभी भी दूसरों की राह में कांटे नहीं बोते। तो बेसबब वाले नहीं, समझदार, बिल्कुल सही बात है। जो समझदार इंसान होते हैं वो कभी भी दूसरे की राह में कांटा नहीं बोते। औरों को जानने वाले नहीं, औरों को रास्ता दिखाने वाले नहीं। जिसे थोड़ी बहुत भी समझदारी होगी ना, वो कभी भी दूसरे के काम में बाधा नहीं डालेगा। किन लोगों की भलाई करनी चाहिए? जो गरीब, बेवश और लाचार हों, जो मेहनत करते हैं और दूसरा का भला चाहते हैं, जो रात दिन सोते हैं और राह में कभी भी कांटा नहीं बोते। हमें उन लोगों की भलाई करनी चाहिए जो हमेशा मेहनत करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जो गरीब, बेवश, लाचार हों उनके लिए आप एक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो मेहनत भी कर रहे हैं और दूसरे का भला भी चाह रहे हैं, इन लोगों की भलाई हमेशा करनी चाहिए। प्यार का जी में पड़ा डेरा रहे, इसका भाव है जिनके हृदय में प्रेम भाव है। जिनके जी में डोरी पड़ी रहती है तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जो डेरा डाले रहते हैं ये भी गलत है। जो दूसरों को डेरा डालने की जगह देते हैं ये भी गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? जिनके हृदय में प्रेम भाव रहता है, उसी लाइन का भावार्थ है प्यार का जी में पड़ा रहे डेरा। आंख पर चढ़ने का क्या अर्थ होता है? आंख दिखाना, आंख मूंदना, क्रोध का पात्र बनना, क्रोध करना। आंख पर चढ़ने का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपके दिमाग में कुछ चढ़ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। हित का विलोम क्या होगा? अहित। ठीक है, अनहित, अनुहित, अनुचित। उचित का होता है अनुचित। ठीक है, हित का क्या हो जाएगा? अहित। हित मतलब किसी का भला करना और अहित मतलब किसी का बुरा करना। बेसबब का क्या अर्थ होता है? विवश, कारण सहित, अकारण और निराकरण। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अकारण। बिना कारण के जब आप किसी को भी परेशान करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेसबब। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
यहाँ से आपकी पेडागोजी शुरू है। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या ज़्यादा जरूरी होता है? लैंग्वेज की बुक है, उसके लिए हमें लेसन्स का चुनाव करते वक्त क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है दिमाग में? पाठ की संख्या, प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें और ऐसे पाठ जो आलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 कि हमें हमेशा भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखने चाहिए जो बच्चा जो है वो इजीली उनके साथ कनेक्ट कर पाए, बच्चा अपने रियल वर्ल्ड में उस चीज को जोड़ के पढ़ पाए, उसके संवेदना लोग जो है, उसके इमोशंस जो हैं उनके साथ वो चैप्टर कनेक्ट कर पाए। ऐसी लैंग्वेज मत रखिए जिसको वो उससे रिलेवेंट ही ना कर पाए, उसको वो रिलेट ही ना कर पाए। नेक्स्ट इज शिक्षार्थी में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है। बच्चों में अगर पढ़ने की आदत जो है उसको विकसित करना है तो क्या चाहिए? अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक। आप जितने ज्यादा चैप्टर ऐड कर देंगे उससे बच्चा कभी भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, बच्चे के अंदर पढ़ने की जो आदत है उसको डेवलप करना है। तो उसके लिए जरूरी है बच्चों को स्टोरी की बुक पढ़ने के लिए दे सकते हैं, कोई नोवेल पढ़ने दे सकते हैं, कोई गेम की बुक पढ़ने दे सकते हैं, जिससे बच्चा सबसे पहले रीडिंग जो है उसको तो पढ़ना स्टार्ट करे। अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं, जब आप बच्चे को ऐसी चीज देंगे, ऐसी रचना देंगे जो उसने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, जो बिल्कुल अपरिचित है और अलग ही परिवेश से जुड़ी हुई है, तो बच्चा कैसे पढ़ना सीखेगा? पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना नहीं। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी कि 6 to 8 का जो लेवल होता है उस पर लैंग्वेज टीचिंग का उद्देश्य कौन सा नहीं है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, बिल्कुल सही बात है। तो सही है कि आप अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे लैंग्वेज को अपने तरीके से क्रिएटिव वे में यूज करते हो। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, बिल्कुल सही बात है। हम धीरे धीरे भाषा की जो बारीकी होती है उसको भी समझते हैं और भाषा कितना ब्यूटीफुल तरीके से लिखी गई है उसको भी समझते हैं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, हम इससे भी परिचित होते हैं कि कितना ज्यादा उसमें लिटरेचर जो है उसको यूज किया गया है। मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल नहीं। हम कभी भी भाषा शिक्षण में जो मुहावरेदार भाषा होती है वो हमेशा भाषा को अलंकृत करने के लिए होती है, तो उसको अनिवार्यतः प्रयोग करने पर हम बल नहीं देते। लैंग्वेज अगर सिंप्लीफाइड वे में भी है तो भी हम भाषा की बारीकी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं। जो करिकुलम होता है उसमें जो हम कोई स्कोलेस्टिक एक्टिविटी करते हैं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद, ये किस में सहायक हैं? भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक की प्राप्ति में। ऐसा तो है नहीं कि इन चीजों में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। समय और श्रम की बचत करने में, इसमें समय और श्रम की बचत हो ही नहीं रही बल्कि इसमें टाइम भी लगेगा और श्रम भी लगेगा। शिक्षक के कार्यभार को कम करने में, बल्कि ये तो एक और एक्स्ट्रा बर्डन टीचर के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, जब लैंग्वेज और साहित्य को समझने में, गीत में क्या होता है, साहित्य इन्वॉल्व होगा। संवाद, हम आराम से एक दूसरे की लैंग्वेज को समझेंगे, भाषा का ज्ञान होगा। अंताक्षरी, साहित्य, भाषण, वाद विवाद, इन सब में हम अपनी भाषा और साहित्य जो है उसको जितना ज्यादा मजबूत कर सकते हैं उतना ज्यादा मजबूत करते हैं। कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का सबसे ज्यादा उचित शीर्षक क्या हो सकता है? मतलब ग्रुप 8 जो है उसमें ग्रुप डिस्कशन करना है तो उसका सबसे उपयुक्त शीर्षक हम क्या ले सकते हैं? गणतंत्र दिवस, अनुशासन का महत्व, भाषा का महत्व और इंटरनेट की दुनिया में हिंदी। हमें क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए जरूरी है कि बच्चा बहुत फ्रीली अपने व्यूज जो है वो दूसरे वाले बच्चे के सामने रख पाए। ग्रुप डिस्कशन में यही तो होता है, कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे भाषा का जो महत्व है, ये जो टॉपिक है वो सबसे अच्छा टॉपिक होगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। इसमें कई फेवर में बोलेंगे, कई अगेंस्ट में बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, तो इसमें फ्रीली अपना बच्चा जो है वो अपने थॉट को रख पाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण होता है? सबसे लास्ट का जो स्किल होता है वही होता है आपका राइटिंग। सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। ये तो बिल्कुल सही है कि आप अपने वे में, आपने कोई बात सुनी, फिर उसको आपने समझा और उसको स्वाभाविक लेखन मतलब नेचुरली आपने अपने तरीके से उसको अभिव्यक्त किया है, तो ये तो लेखन कौशल में इंपॉर्टेंट है। संदर्भ के अनुसार मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाना, बिल्कुल सही बात है।
कि जिस कॉन्टेक्स्ट में जहां भी मुहावरा यूजफुल लगे, जहां भी लोकोक्ति यूजफुल लगे, वहां उसको प्रयोग करके आपको एक्सप्रेसिव वे जो है अपना इफेक्टिव तरीके से राइटिंग लिखनी है। प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, हम यहाँ जो लिटरेचर है, लेखक जो हैं उनकी लेखन शैली की समीक्षा, यानी कि उनको हम तर्क वितर्क करने नहीं बैठे हैं कि इस लेखक ने किस लेखन शैली का यूज किया है, इसने अवधि क्यों लिखी, इसने भोजपुरी क्यों लिखी, ये करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। सृजनात्मक लेखन के द्वारा निज शैली का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। निज शैली मतलब अपनी खुद की शैली, जब आप अपने तरीके से अपने वर्ड्स को फ्रेम करते हो। सृजनात्मक लेखन मतलब क्रिएटिव तरीके की राइटिंग, जहां पे आपने कोई भी पैसेज सुना, कोई भी आर्टिकल सुना और उसको आप अपने वर्ड्स में जब फ्रेम करते हो। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ बिल्कुल गलत है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, इनमें से कौन सा बिंदु सबसे कम सहायक है? तो भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको आपने पहचान लिया और फिर उसको आपने एनालाइज किया। इसमें सबसे कम लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? विविधतापूर्ण भाषिक तत्वों वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। जहां पे डाइवर्सिफाइड चीज है, विविधतापूर्ण भाषिक तत्व है, जब आप उसको पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी। विभिन्न विषय से जुड़े पाठों को पढ़ना, चर्चा करने का अवसर देना, ये भी बिल्कुल सही है। जब अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए पाठ को हम पढ़ेंगे, उन पे हम डिस्कशन करेंगे तो हमारी नॉलेज इंप्रूव होगी। व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना, नहीं। अगर हमें भाषा की नियमबद्ध प्रकृति पहचाननी है तो हमें उसमें व्याकरण के नियमों को एनालाइज नहीं करना है। भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना, ये भी बिल्कुल सही है कि हम जब भाषा को यूज करते हैं तो उसकी बारीकी पे भी ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम व्याकरण के नियमों को एनालाइज करने लग जाएं। सो द ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डायरी लेखन में हम क्या करते हैं? अपने पर्सनल व्यूज जो है उनको एक डायरी में एक्सप्रेस करते हैं। वर्तनी का ज्ञान, नहीं। शब्द भंडार में वृद्धि, नहीं। डिक्शनरी नहीं लिखनी है। वाक्य संरचना का ज्ञान, नहीं। इसमें कोई पर्टिकुलर मैनर में वाक्य को संरचित करके नहीं लिखा जाता है, हम अपने तरीके से अपने वर्ड्स में लिखते हैं। अपने भाव विचार की ईमानदारी, आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम क्या करते हैं? डायरी में अपने इमोशंस लिखते हैं, अपने जो भी थॉट्स हैं उनको ऑनेस्टी के साथ लिखते हैं और आत्मविश्वास के साथ हम भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा या भाषा को सुनकर स्वयं अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, भाषा के नियम नहीं बना सकते, अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते और भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चे ने अपने आसपास बोली जाने वाली लैंग्वेज सुनी या भाषा सुनी तो वो भाषा का सृजनशील प्रयोग आराम से कर सकता है, जबकि यहाँ क्या है? नहीं। अपनी भाषा में वो संशोधन भी कर सकता है। कई बच्चे तुतला के बोलते हैं लेकिन जब वो और लोगों को सुनते हैं तो वो अपने आप को करेक्ट करते हैं। भाषा के नियम वो बना सकते हैं लेकिन अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, ये यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी अपना लघु व्याकरण वो बनाते हैं। ठीक है, बच्चे अपने आसपास जो भी बोली बोली जाती है, क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, तो उनमें जो भाषा होती है उसको सुनकर वो खुद का लघु व्याकरण बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। भाषा एक कैसा विषय है? सैद्धांतिक, व्यावहारिक, नीरस और चुनौतीपूर्ण। पहली बात तो भाषा कभी भी एक नीरस सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ना ही ये चुनौतीपूर्ण होता है। भाषा कभी चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, बल्कि भाषा कैसी होती है? व्यावहारिक होती है। कैसे होती है व्यावहारिक? भाषा ना ही थियोटिकल होती है। जब हम अपने व्यवहार में लैंग्वेज को यूज करते हैं कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से लैंग्वेज को यूज कर पाते हो। लेट्स सपोज अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, भाषा आपकी सही नहीं है, तो सामने वाला कैसे आपके मैसेज को क्लियर समझ पाएगा? तो भाषा कैसी होती है? व्यवहारिक होती है। हम जो भी भाषा अपने व्यवहार में लाते हैं, इट बिकम्स बिहेवियर। भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि होती है, हम इंग्लिश में एक मेथड पढ़ते हैं, जीटी मेथड, जिसे हम बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या होता है? जो मातृभाषा होती है ना, उसको आप मीडिएटर बना के, यानी कि मदर टंग को मीडिएटर बना के, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है उसको बच्चे को सिखाया जाता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि है उसमें मातृभाषा कैसी होती है? हमेशा मध्यस्थ होती है। इसमें वर्ड टू वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन किया जाएगा। लेट्स सपोज अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज गोइंग, तो उसको आप उसकी मातृभाषा मान लीजिए बच्चे की हिंदी है और टारगेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, तो हम उसको कैसे सिखाएंगे? वह जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? वर्ड टू वर्ड ट्रांसफर जो लैंग्वेज है उसको किया है।
मातृभाषा मध्यस्थ नहीं बनती, होती है। मातृभाषा की उपेक्षा नहीं होती, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, नहीं, बल्कि जो मातृभाषा है उसको मीडिएटर बनाया जाता है। भाषा शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? तो जो लैंग्वेज टीचिंग है, भाषा का जो शिक्षण होता है उसकी विधियां मुख्यतः परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, समय अवधि पर और लक्ष्य भाषा पर। पहली बात तो जो भी हम मेथड यूज करते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे नेचुरल मेथड हो, चाहे रिफॉर्म मेथड हो, चाहे आपका जीटी मेथड हो, चाहे सीएलटी मेथड हो, ये सब बच्चे के लेवल के हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं कि बच्चे का लेवल है 6 क्लास का और हम उसको भाषा शिक्षण की विधियां पढ़ा रहे हैं 10th क्लास की, ये नहीं होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि होती है, जैसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, बड़े बच्चों के लिए निगमन विधि होती है। तो ये नहीं छोटे बच्चों को तो आप निगमन पढ़ा रहे हो और बड़े बच्चों को आप आगमन पढ़ा रहे हो। आयु के हिसाब से, बच्चे की जो एज है उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाइए, और जो टॉपिक है, प्रकरण जो है, उस पर भाषा जो है उसकी विधियां डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है, कि आप किस टॉपिक में कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। समय अवधि के हिसाब से नहीं होता है, ना ही टारगेट लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, ना ही परीक्षा पद्धति पे। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं कि जिस क्लास में एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग होता है, यानी कि जहां बहुभाषा जो है उसको यूज किया जाता है, वहां ये क्या होती है, एसेट होती है, यानी कि एक एसेट होता है, एक समृद्ध होने का संकेत होता है। भाषा सीखने में बाधक, एक से अधिक भाषा कभी भी बाधक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल लैंग्वेज सीखते हो तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छे से होता है। आप खुद सोचिए, एक तो होता है आपको सिर्फ हिंदी आती है या फिर किसी को इंग्लिश आती है, लेकिन जब सारे बच्चे एक संग एक जैसी लैंग्वेज एक ही प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज सॉरी, एक ही प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे, तो हम सारी जो भाषाएं हैं उनका क्या करते हैं, नेचुरली अर्जित करने लग जाते हैं। संज्ञानात्मक रूप से उसे समृद्ध होने का संकेत है, बिल्कुल सही बात है। जहां पे एक से ज्यादा भाषा यूज हो रही है वो क्लास कितना कॉग्निटिवली इंटेलिजेंट होगी। अन्य भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां मल्टीपल लैंग्वेज यूज हो रही है वहां आप दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, ये भी गलत है। बल्कि मल्टीपल लैंग्वेज को अगर आप क्लास में यूज करते हो तो इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म इज एन एसेट फॉर द क्लासरूम। कैसा होता है, एक उपकरण की तरह काम करता है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बच्चों की जो भाषिक अभिव्यक्ति है उसके आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं होते हैं। जहां भी आपको बच्चे की भाषिक अभिव्यक्ति को आकलन करना है तो एमसीक्यूज जो होते हैं ये कभी भी बच्चे के लिए इफेक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, अभिव्यक्ति, बच्चा कितने अच्छे तरीके से लैंग्वेज जो है उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड एंडेड, इनके फिक्स आंसर होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो इसका फिक्स आंसर है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दे हैव ए वेरी क्लोज्ड एंडेड आंसर। आप रटा रटाया जवाब दे सकते हो, इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जो लघुत्रात्मक होते हैं उनमें हम डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं, निबंधात्मक में हम आंसर लिखते हैं। जब हमें समराइज करना होता है किसी भी चीज को या सारांश लिखना होता है तो उसमें भी हमारी भाषिक अभिव्यक्ति होती है। लेकिन जो एमसीक्यूज होते हैं ये कभी भी भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए यूजफुल नहीं होते। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए। अलग अलग जो कार्य क्षेत्र है उनसे जुड़ी हुई जो प्रयुक्तियां हैं, जो भी आप चीजें को उसमें यूज कर रहे हो, उससे परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि इससे अधिक अंक मिलते हैं। इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, ऐसा पाठ्यचर्या में लिखा है, नहीं होता है। ऐसा भाषाविद कहते हैं, ये भी नहीं होता है। बल्कि जब अलग अलग वर्क एरिया जो होता है, अलग अलग जो कार्य क्षेत्र है, उसमें हम जो भी टॉपिक है उससे परिचय जब करवाते हैं तो वो सामाजिक परिस्थिति जो होती है उसको साधने में हमारी मदद करता है। सामाजिक परिस्थिति को कैसे साधने में मदद करेगा, आप प्रॉपर तरीके से अपने डिसीजन ले पाओगे। जब भी आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी सोशल एनवायरनमेंट में, आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ पाओगे कि हमको कैसे रिएक्ट करना है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे देन ड्रॉप इन ए कमेंट सेक्शन। थैंक यू।